हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंट बैकग्राउंड। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब स्पेस एंड टाइम से इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी। सबसे पहले न्यूटन थे, फिर हमारे पास गैलीलियो थे, और फाइनली आइंस्टीन ने हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स ने क्या क्या अपने वो दिए, न्यूटन गैलीलियो ने। तो अच्छा, इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास आपके आसपास जो भी चीज है, यहाँ पर आप खड़े हो, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज है, वो आपको किस चीज में दिख रही होगी? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में है या फिर मोशन में है? अब इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि अगर आपके पास कोई टेबल पर एक बुक रखी है तो बोलोगे वो रेस्ट पर है, और उसी आपके पास कोई व्हीकल जा रहा है तो बोलोगे आप वो मोशन में है। तो ये सब उसके हमारे पास ये ऐसे ऐसे आंसर मिलेंगे। लेकिन मैं बोलूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस कंप्लीट यूनिवर्स में हर एक चीज डायनेमिक में है, यानी कि हर एक चीज मोशन में है, कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है। अब बोलोगे आप कैसे? अच्छा ये बताओ, आप कहाँ हो? अर्थ में। ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या कर रही है अपनी एक्सिस पर? अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो यानी कि अभी हम अर्थ के अंदर हमें लग रहा है कि रेस्ट पर, लेकिन अगर हम अर्थ बाहर यानी यूनिवर्स से देखें या मून से देखें, मून से देखने पर क्या लगेगा हमें? हर एक चीज जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस पर, वो किस चीज में है? मोशन में है। तो इसका मतलब जो न्यूटन्स थे, या न्यूटन्स ने बताया था कि हर एक चीज जो भी यूनिवर्स में है वो सब क्या है? डायनेमिक सिचुएशन में, कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है। जैसे कि तुम देख सकते हो, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, यानी कि हमारे पास अर्थ मोशन में हो गई, वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है तो भी मोशन में है। अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, यानी कि किसी भी कहीं से भी हम देख लें तो हमारे पास हर एक चीज मोशन में है। फिर हम ये बोलेंगे कि फिर ये रेस्ट वाला वर्ड आया ही क्यों? रेस्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब ही क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए ये समझो कि हमारे पास जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। यहाँ पर हमारे पास मोशन या फिर रेस्ट कंडीशन, वो दो टाइप की होती है हमारे पास। एक होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है हमारे पास रिलेटिव। अब बहुत पहले जब किसी को साइंटिस्ट को पता नहीं था, 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट थे गैलीलियो। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने इस चीज के बारे में पता लगाया कि ये सब चीज है क्या, मोशन रेस्ट ऐसा क्यों है कि हमें यहाँ से देखने पे कोई चीज रेस्ट पर दिख रही है, और इसी चीज को हम बाहर यूनिवर्स से देखें तो वो मोशन में है। तो उसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो ने उस पर रिसर्च करी। तो गैलीलियो ने एक बताया उसको प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया से। आपने थोड़ा बहुत इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा। इनर्शिया किसी प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो उसको रेस्ट में रहने देता है या उसको मोशन में ही रहने देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उसी के बाद 1964 में हमारे पास न्यूटन आए, न्यूटन सर। और न्यूटन सर तो आपको पता ही है, बहुत ही ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी इसको, एक आपने पढ़ा होगा न्यूटन का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन के बारे में न्यूटन ने बहुत सारी चीजें बताई। तो उसके बेसिस पर आज तक भी अराउंड 2 ईयर्स, 2000 ईयर्स एगो, सॉरी, 200 ईयर्स तक ये हमारे पास यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। लेकिन फिर बाद में इसको क्लियर करने के लिए बाद में नई थ्योरीज आई, आइंस्टीन ने नई थ्योरीज दी। तो सबसे पहले पढ़ना है न्यूटन ने क्या क्या दिया। तो जैसे कि मैं बताया था, मोशन और रेस्ट दो टाइप का होता है, या तो एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है? देखो, मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट मोशन क्या है, पहले ये बताओ। एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन का मतलब, अभी हमारे पास, तुम यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर कोई भी व्हीकल जा रहा है, सपोज करो एक बस है। तुम यहाँ पर किस पर हो? रेस्ट पर हो। और ये बस क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो तुम क्या बोलोगे कि हमारे पास जो ये बस है वो मूव कर रही है?
लेकिन इसमें तुम देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, यू, यानी कि ऑब्जर्वर तुम हो, यानी ये क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वर है, और इसको हम नोटिस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, रेस्ट पर है। तो एब्सोल्यूट मोशन वो है एक ऐसा मोशन है जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वर है, यानी जो उस चीज को बता रहा है, वो किस चीज पर होता है, रेस्ट पर होता है, यानी कि जो रेफरेंस है वो किस पर होगा, रेस्ट पर होगा। तो इन दिस मोशन, रेफरेंस पॉइंट इज एट रेस्ट। ठीक है। अभी ये मत सोचना कि अभी मैंने बताया कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं रह सकती है, तो अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इन दिस मोशन रेफरेंस पॉइंट इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट किसको होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। पर क्या अभी मैंने बोला कि कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, सब किसमें है, डायनेमिक में है। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं। ये बस क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, इट इज अ इमेजिनरी। यानी कि हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हम रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो वो सब चीज़ क्या है, मोशन में है। तो न्यूमेरिकल सोल भी हम करते हैं। ये सब जो बात हो रही है, ये सब बात करेंगे हम रेफरेंस। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होता है ये सब कुछ। आई बस में दीजिए एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, जिसमें फ्रेम ऑफ यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमारा रेस्ट पर हो। सेम ऐसे ही एब्सोल्यूट रेस्ट है हमारे पास। एब्सोल्यूट रेस्ट में भी वही रेफरेंस पॉइंट, हम रेस्ट पर होकर देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, और वो हमें किस पर दिखाई दे, रेस्ट पर दिखाई दे, तो वो क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट रेस्ट है। और ये भी कैसे होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये तो था हमारे पास एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। लेकिन अभी मैंने बोला कि कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं रह सकती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए गैलीलियो न्यूटन ने थ्योरीज दी थी। अब फिर क्या हुआ, एक वर्ड आया जिसका नाम दिया गया रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिविटी। उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास जो भी चीज हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं, किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन बताते हैं, वो रिलेटिव है, यानी कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव, आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि हर एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल समझे हम, तो एग्जांपल समझो कि आप बस में जा रहे हो, ये बस में दो कैंडिडेट बैठे हैं, ये ए है और ये बी है, और बाहर एक सी खड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा सी से जाकर, सी सी तुम बताओ ये बस किस में है, तो सी क्या बोलेगा, मूव कर रही है। सी से पूछा गया कि ए के बारे में बताओ, तो ये बोलेगा ए एंड बी भी दोनों क्या है, बोथ आर इन मोशन। तो उसने बोला कि ए और बी भी क्या है, मोशन में है। लेकिन यही बात है मैं बी से पूछता हूँ, बी बताओ ए किस चीज पर है, तो ये क्या बोलेगा, ए उसको किस पर दिखेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप बस के अंदर होते हो तो आपको सारे कैंडी, सारे यात्री कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट पर दिखाई देते हैं। तो ये चीज पर बोलेगा कि हमारे पास ए जो है वो रेस्ट पर है। देखो सेम कंडीशन थी, सेम चीज थी, लेकिन ये क्या हुआ, अगर बी से पूछा तो आंसर कुछ और था, सी से पूछा तो आंसर कुछ और है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी और से पूछने पर ये सब चीज बदल क्यों नहीं है, आंसर क्यों चेंज हो रहा है। तो वो उसका वर्ड था रिलेटिविटी। और रिलेटिविटी का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, हर एक रेफरेंस पॉइंट पर, कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है। तो इसी पे बेसिस पर बनाया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस सब मोशन और रेस्ट को जानने के लिए हमारे पास क्या चाहिए। अगर हम मोशन बोलूं, मोशन क्या है, सिंपल मोशन डेफिनेशन क्या है कि चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक उसी टाइप से रिलेटिव वर्ड आया, कैसे, देखो, किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें उसके पास के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या क्या, उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को नोट करते हैं हम आर से, एक्स, वाई और जेड, ये क्या है उसके पोजीशन। जैसे कि मैंने बात किसी मोशन को डिफाइन करने की क्या चाहिए, पोजीशन, और क्या चाहिए हमारे पास, टाइम चाहिए, और ये टी हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ही किसी भी बॉडी की पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट्स। वो भी कौन से कोऑर्डिनेट्स, फोर कोऑर्डिनेट्स,
एक्स वाई जेड जो उसकी पोजीशन थे एंड टी टाइम। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स में चारों हो एक्स वाई जेड टी, उसको बोला जाता है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसको हम किस चीज से डिफाइन करेंगे, उसकी पोजीशन और उसका टाइम, तो उसी को बोलेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, वो सब तो बेसिक था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? So frame of reference, frame of reference क्या है? The motion of material body can only be described related to some other object। जैसे मैंने भी बताया कि मोशन जो है किसी बॉडी का, वो किसी अदर बॉडी के रेस्पेक्ट में बताया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट के। तो उस बॉडी के पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो रेस्ट पर हो या फिर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो या मोशन में हो, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक पॉइंट है पी, इसकी पोजीशन है अभी सिर्फ ओनली पोजीशन एक्स वाई जेड है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिस्टम इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर, और पोजीशन जो है एट ए गिवन पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड है, तो उसके हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आर वेक्टर क्या होगा हमारे पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये उसकी क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर आया, यानी कि किसके रेफरेंस में हम चीज निकाल रहे हैं। तो ये तो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी में अगर हम टाइम को रिलेट कर दें, इसी को अगर हम इफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज फोर कोऑर्डिनेट, फोर कोऑर्डिनेट कौन कौन से? दैट आर एक्स वाई जेड और टी, यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन पी पॉइंट की पोजीशन के साथ साथ उसमें टाइम भी डिफाइन कर दे, देन इट इज कॉल्ड स्पेस टाइम रेफरेंस। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या है जिसके रेस्पेक्ट हम किसी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, वो मोशन में है या रेस्ट पर है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये तो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का जो था वो टाइम को ही मानते थे। लेकिन न्यूटन ने क्या माना था? न्यूटन की जो मेन प्रॉब्लम थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो माना था उन्होंने माना था कि स्पेस टाइम एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि स्पेस और टाइम फिक्स्ड है, ये कभी भी हमेशा बदलेंगे नहीं, उनका मतलब मानना ये था। लेकिन आपको पता होगा कि अभी हम अर्थ पर है तो टाइम कुछ और लगता है, और मून पर है तो हमारे पास टाइम कुछ हो रहा है, नहीं कि टाइम भी क्या है हमारे पास रिलेटिव हो जाता है। लेकिन न्यूटन ने क्या माना था कि स्पेस टाइम क्या है? एब्सोल्यूट है। तो उसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया एक्स वाई जेड। अगर उसी में हम टाइम के कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन करें, यानी कि कोई बॉडी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो 2,3,5 पर है, तो उसकी हमने क्या बताई? पोजीशन। और उसी टाइम पे हमने बता दिया कि 2,3,5,2 पर है, यानी कि उसका टाइम भी बता दिया, तो उसको हमने क्या बता दिया? उसको हमने मोशन डिफाइन किया। और किसके रेस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं मेनली, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और होता है एब्सोल्यूट और आइडियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे पास दो ही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए चलते हैं उन्हें पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ फ्रेम रेफरेंस बताने से पहले मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। एक एग्जांपल समझो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंटेड सिस्टम किसी ऑब्जर्व की कंडीशन बताएंगे वो किस चीज में है। तो सपोज करो हमारे पास एक पहिया है, टायर देखा बचपन में चलाया होगा डंडे से टायर, तो वो
तुम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तो तुम्हें टायर का एक पॉइंट पकड़ लो कोई भी। सपोज करो मेरे पास ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, तो इसका तुम्हें मोशन कैसा दिखाई देगा? ये पहले यहाँ से देखो इसका मोशन कुछ ऐसे दिखाई देगा। एक सेकंड, ये हमारे पास ये रोड है तो उस पर चला रहे हैं, तो इसका मोशन तुम्हें कुछ इस पॉइंट का मोशन इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि ये पहले पॉइंट यहाँ आएगा, फिर उसके बाद दोबारा ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, फिर ये दोबारा ऐसे, यानी कि इस तरीके से इसका पाथ दिखाई देगा। इसको इसको इसका नाम दिया हमने ए। तो इसको इसका पाथ कैसे दिखाई दिया? इसको बोलते हैं हम साइक्लोइड। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? यहाँ पर ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा? ए के रेस्पेक्ट में। अब सपोज करो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ उसके सेंटर पर बी, फिर इसको इमेजिन करो, बस इमेजिन करो कि तुम एक सर्कल में एक पहिए के सेंटर पर बैठे हो, किसी एक पॉइंट को देख रहे हो, तो पॉइंट तुम्हें हर बार कैसा मोशन में करते हुए दिखेगा? सपोज करो एक पॉइंट यहाँ था, ये आगे भी बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ेगा, आगे पहिया आगे आगे, सपोज करो इस कंडीशन में आ गया, तो तुम्हें तो ये पॉइंट अभी भी कैसा दिखेगा? तुम्हें तो ये पॉइंट ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि कैसे दिख रहा होगा? सर्कुलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बी को कैसे दिखेगा? ये सर्कुलर दिखेगा। तो इससे मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ? इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अलग अलग हो सकते हैं और डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। यानी कि किसी एक ऑब्जर्वर को एक ही सिस्टम, यानी कि ये एक ही सिस्टम था, एक ही सिस्टम के दो आंसर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बी को ये दिख रहा था सर्कुलर और ए को ये दिख रहा था साइक्लोइड। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रेम्स पर। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली दो होते हैं। दो होते हैं, एक तो होता है हमारे पास इनर्शियल और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल। तो एक है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र, उसको बोलते हैं हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये क्या है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे, अभी बस सिंपल बताने के लिए इसमें न्यूटन लॉ जो होते हैं हमारे पास, न्यूटन के तीन लॉ थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। इसमें न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं, न्यूटन लॉ आर वैलिड, और इसमें हमारे पास न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते हैं। न्यूटन लॉ आर नॉट वैलिड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? जैसे मैंने ये बताया वही कि हमारे पास एक हर एक ऑब्जर्वर को अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। यानी कि अगर मेरे पास ये बस थी, बस वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक बी था और एक सी था और बाहर ए है। तो ए को देखने पर इसकी कंडीशन कुछ और थी, बी को देखने पर कुछ और थी, सी को देखने पर कुछ और थी। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या होगी। अब हमारे पास ये जो ऑब्जर्वर ए बी और सी है, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पर हो सकते हैं या फिर वो मोशन में हो सकते हैं। मोशन में भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, या एक्सीलरेशन मतलब जीरो हो, या फिर एक्सीलरेटिंग मोशन करें, एक्सीलरेटिंग मोशन करें। यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो या तो रेस्ट पर होगा या मोशन में होगा। मोशन में भी या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो उसी के बेसिस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि जिसमें हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन जीरो होती है। सो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो व्हेन ऑब्जर्वर इज इन ए रेफरेंस फ्रेम, जब ऑब्जर्वर एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में है which is this is stationary, स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। such a reference frame is called inertial frame of reference। तो जिसमें ऑब्जर्वर किसको हो, या तो स्टेशनरी हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब इसमें या तो, और हमारे पास जो न्यूटन फ्लोज ऑफ मोशन थे वो भी किस पर वैलिड, वो भी कब कब वैलिड होते थे, जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती थी या फिर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता था, यूनिफॉर्म मोशन होता था, तभी वैलिड होते थे। तो तब इसीलिए हम बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फ्लोज होल्ड ट्रू। तो इन inertial frame of reference Newton's laws hold good। ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। अभी हमने बताया कि ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इसका मतलब क्या है। तो इसमें एक पॉइंट क्लिक हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम गैलीलियो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, तो इसको भी नोट कर लेना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो हमें पता है इन इनर्शियल फ्रेम एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेशन इज जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन यानी कि ए विच इज किसके बराबर होती है, वो डी बाई डी टी, या फिर हम बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन इज इक्वल टू जीरो। यही तो होता है हमारे पास। इट्स इम्प्लाइज डी बाई डी टी क्या आ गया, जीरो। तो इसको जब इंटीग्रेशन करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो वो क्या आएगा हमारे पास, इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो इट इज प्रूव्ड दैट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस inertial frame of reference the velocity is
कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कांस्टेंट और जीरो। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। सो अब हम बात कर रहे थे हम अर्थ की, हम अर्थ में रहते, तो अब मैं क्वेश्चन मेरा ये है, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नोट, यानी कि हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो इसकी एक्सलेशन क्या होगी, हमारे पास कांस्टेंट होगी, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सलेशन जीरो होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं इसको। तो हमारे पास जो अर्थ होते हैं वो किस तरीके से होती है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है। तो हमें पता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस पर एक सेंटीपिटल एक्सेशन आती है जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है। सपोज करो इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस R है। हमें R की वैल्यू पता होती है, अर्थ रेडियस की, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, विच इम्प्लाइज 6.4 इंटू पावर ऑफ 10 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीपिटल एक्सलेशन, सेंटीपिटल एक्सलेशन कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास r इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है। तो a इज इक्वल टू r, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड, ये तो सिंपल सा ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो हमें पता है अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है अपनी एक्सिस पर, 24 आवर्स। तो उसको हम मिनट सेकंड में बनाएंगे। तो रेडियस की वैल्यू थी 6.4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन टाइम, टाइम लगता है 24 घंटे। फिर हमने 24 घंटे को मिनट में बनाया तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में बनाया तो 60, इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एक्सलेशन आएगी 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सलेशन आई है। अब इसमें एक्सलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अर्थ क्या होनी चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसको थोड़ा मीटर में चेंज करो, एक्सलेशन इज इक्वल टू 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, यानी कि इसकी एक्सलेशन नियरली लगभग कितनी है, जीरो है। सो हम अपने मतलब अपने काम को इजी बनाने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इसकी एक्सलेशन क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। यहाँ पर ये नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, 0.34 के समथिंग है। तो जिसकी वजह से अर्थ को क्या मान लिया जाता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। सो एक्सलेशन इज नियरली जीरो, so earth can be considered as inertial frame of reference। आपको क्लियर हो गया होगा ये सब क्या है, अर्थ क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले कुछ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमने दूसरा देखा था। एक तो था इनर्शियल, सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सिंपल तो वही, इसमें एक्सलेशन वेरी कर रही हो और वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉब्लम्स को भी इनर्शियल फ्रेम में जाके सोल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। देखो, अब सबसे पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सलेशन वेरी कर रही हो, ठीक है, वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन
A frame of reference, in which Newton's laws of motion does not hold good is called non-inertial frame of reference। जिसमें न्यूटन्स के गति के नियम वैलिड नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम of reference, the observer is in एक्सीलरेटिंग मोशन, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे था या फिर रेस्ट पर था, इसमें क्या होता है, एक्सीलरेटिंग मोशन में होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब आधों को समझ में नहीं आएगा मतलब क्या हुआ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल बताऊं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। सपोज करो हमारे पास दो पाथ है और इस पर दो बंदे खड़े हैं हमारे पास, एक बी है और एक ए है। ठीक है, और इधर भी हमारे पास दो हैं, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ठीक है, इससे नीचे वाले को ए और ऊपर वाले को बी। सो यहाँ पर बी है मोशन में और ए है रेस्ट पर। बी मोशन कर रहा है सपोज करो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो ए से मैं पूछूं कि स्पीड ऑफ बी क्या होगी, स्पीड ऑफ बी बताओ क्या होगी, तो वो कितनी बोलेगा, 25 मीटर पर सेकंड। उसको तो साफ को रेस्ट पर है, तो तुम खुद इसको प्रैक्टिकली देखना, तो तुम रेस्ट पर हो, तुम्हारे सामने कोई अगर आए कोई भी बस वगैरह दौड़ रही है, इसकी स्पीड है तो तुम उसकी स्पीड वही बोलोगे जो उसकी स्पीड से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे लेकिन इसमें आओ, इसमें बी है 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहे हैं, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से है। ठीक है, यानी कि इसकी हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर बढ़ जाती है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें तुम क्या बोलोगे, स्पीड बता पाओगे क्या। सपोज करो तुम खुद ही हो, तुम्हारे सामने बस जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और तुम खुद दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी अगर एक सेकंड पर 2 मीटर है तो दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, थर्ड सेकंड पर फिर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि तुम्हारी खुद की वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, तो तुम उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वर की खुद की एक्सीलरेशन हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको बोलेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या क्या आपके डाउट है और फिर सजेशन दें कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें ये हो गया हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक इतना ही था। अब हमारे पास कल चलेगा नेक्स्ट टॉपिक गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर कल होगा हमारे पास गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके।